नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम रीज़ीरो आर्क 5 के चैप्टर 80 पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लीविंग बिहाइंड रिपल्स ऑन द वाटर्स सरफेस। प्रिस्टेला शहर पर जो हमला हुआ था उसकी धूल तो अब बैठ रही है, पर पीछे जो तबाही है वो बहुत गहरी है। बिल्कुल, और आज हम यही देखेंगे कि इस मलबे से किरदार कैसे निकल रहे हैं। हाँ, कौन से मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं और कैसे कैसे एक और खतरनाक सफर की जमीन तैयार हो रही है। हमारी सारी बातचीत वेब नॉवेल के फैन ट्रांसलेशन पर आधारित है। और हमारा मिशन सिर्फ कहानी बताना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एमिलिया एक ऐसा बोझ कैसे उठा रही है जो किसी को भी तोड़ सकता है। सही। साबुरो अपनी अगली लगभग नामुमकिन लगने वाली योजना के लिए कैसे तैयारी कर रहा है। और सबसे जरूरी जूलियस, वो कैसे अपने वजूद के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहा है। ये चैप्टर किरदारों की अंदरूनी दुनिया में एक जबरदस्त झांकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही सीन वो हमें प्रिस्टेला के एक अंधेरे ठंडे तहखाने में ले जाता है और यहाँ का माहौल इतना भारी है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। एमिलिया वहाँ एक बहुत बड़ा जादू का अनुष्ठान कर रही है, पर ये किसी जीत के जश्न जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक तरह का अंतिम संस्कार है, पर जिंदा लोगों के लिए। हाँ, एमेलिया यहाँ सिन आर्च बिशप ऑफ लस्ट कपेला के शिकार लोगों को बर्फ में जमा रही है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्हें एक विशाल काले ड्रैगन और इंसानी मक्खियों में बदल दिया गया था। ओहो। और उन्हें ठीक करने का कोई तरीका अभी मौजूद नहीं है, तो उन्हें एक तरह की जादुई नींद में सुलाना ही इकलौता और बहुत दर्दनाक विकल्प है। और यही बात इस सीन को इतना दिल तोड़ने वाला बना देती है। वहाँ पीड़ितों के परिवार वाले हैं। हाँ, वो चुपचाप रो रहे हैं। ये कोई हीरो वाला पल नहीं है, ये एक मजबूरी है। सुब्रू भी वहीं खड़ा है और सोच रहा है उनके लिए कितना मुश्किल होगा। वो चाहकर भी उनकी तकलीफ से नजरें नहीं हटा पा रहा। और यहीं सुब्रू और बिएट्रिस के बीच एक छोटी सी पर बहुत गहरी बातचीत होती है। हाँ, बिएट्रिस उसे चेतावनी देती है ना। बिल्कुल, वो एक तरह से कहती है कि हर किसी का दर्द अपने ऊपर मत लो, ये तुम्हें तोड़ देगा। पर सुब्रू का दिल वो ये मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कहीं हम बस इस मुश्किल को आगे के लिए टाल तो नहीं रहे। जिस पर बिएट्रिस का जवाब वो इस पूरे चैप्टर का सार है। क्या कहती है वो? वो कहती है इससे हमें वक्त मिलेगा, और सिर्फ वक्त मिलना भी कभी-कभी एक बड़ी राहत होती है। वाह, यहाँ कोई आसान रास्ता है ही नहीं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। बिल्कुल, और उन्होंने थोड़ा और वक्त खरीदने का फैसला किया है। ये कम बुरा विकल्प चुनना है। और फिर वो फल आता है। एक अजीब सी हवा के टूटने जैसी आवाज होती है। और वो सारे पीवित, वो ड्रैगन, सब के सब दूधिया सफेद क्रिस्टल में बदल जाते हैं। और उसके बाद वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, उन परिवारों के रोने की। ये सीन दिखाता है कि जंग जीतने के बाद भी घाव कितने गहरे होते हैं। उस बर्फीली खामोशी से निकलकर कहानी हमें प्रिस्टेला के एक अस्पताल में ले जाती है, पर यहाँ भी तनाव कम नहीं है। नहीं। सुबारू और एमिलिया अपने दोस्त ऑटो से मिलने गए हैं। उसके पैर लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। और यहाँ ऑटो एक बार फिर साबित करता है कि वो सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एमिलिया के कैंप का सबसे तेज दिमाग है। सही कहा, जहाँ कोई और एमिलिया के फैसले को सिर्फ एक इमोशनल कदम समझता, ऑटो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं था, बल्कि शहर को बिखरने से बचाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, ये कहकर के उनके प्रियजन एक दिन लौट सकते हैं, एमिलिया ने पूरे शहर को उम्मीद दी है। तो लीडरशिप सिर्फ ताकत दिखाने का नाम नहीं, बल्कि उम्मीद को जिंदा रखने की कला है। ऑटो शायद एमिलिया में यही दिख रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक लीडर का काम सिर्फ जंग जीतना नहीं, बल्कि उसके बाद लोगों को जोड़कर रखना भी है। एमिलिया ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। और ये सब ऑटो बिस्तर पर लेटे लेटे समझ रहा है। कमाल है। इसी बातचीत में एक और छोटा सा जिक्र आता है। एमिलिया नोटिस करती है कि गारफील्ड की शक्ल उन पीड़ित परिवारों में से एक से बहुत मिलती है। वही परिवार जिसका पिता ड्रैगन बन गया था। सुब्रू को भी अजीब लगता है, पर वो गारफील्ड की प्राइवेसी का सम्मान करता है। ये एक छोटा सा धागा है जो लेखक ने शायद भविष्य के लिए छोड़ दिया है। शायद, लेकिन कमरे में असली तनाव की वजह कुछ और है। बीट्रिस, उसका मूड बहुत खराब है। बहुत ज्यादा। ऑटो के पूछने पर पता चलता है कि मामला बुक ऑफ विजडम से जुड़ा है। रुजवाल की वही किताब जो लड़ाई में खराब हो गई थी। हाँ, उन्होंने उसे ठीक होने के लिए शहर के एक माहिर
डार्ट्स नाम के आदमी को दिया था। और अब वो डार्ट्स किताब वापस ही नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम है और जब तक वो इसे परफेक्ट नहीं कर देता वो इसे हाथ से जाने नहीं देगा। ये तो मतलब एक कारीगर का जुनून लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बहुत बड़ी, क्योंकि रॉस वाल पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता। वो किताब ही इकलौता जरिया है ये जानने का कि उसके दिमाग में आगे क्या चल रहा है। और बेatrice, वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि उस किताब का उसकी अपनी जिंदगी से, उसकी पहचान से एक गहरा नाता है। बिल्कुल, वो किताब उसके अतीत का हिस्सा है। उसे खोना मतलब अपने एक हिस्से को खोने जैसा है। इतने तनाव के बीच भी एक मजेदार पल आता है जब सुबरू और एमिलिया मिलकर बेatrice को छेड़ने लगते हैं। हाँ, वो बेचारी इतनी चिढ़ जाती है कि गुस्से में खुद को एक पर्दे में लपेट लेती है। और एमिलिया उसे पर्दे समेत गले लगा लेती है। ये छोटा सा पल याद दिलाता है कि ये लोग सिर्फ साथी नहीं, एक परिवार हैं। एक अजीब टूटा फूटा पर एक परिवार। ये पल जरूरी भी था क्योंकि इसके ठीक बाद माहौल फिर से गंभीर हो जाता है। ऑटो वापस मुद्दे पर आता है। वो बेatrice के खराब मूड और अपनी चिंता का असली कारण बताता है। वो सीधे सुबरू की आंखों में देखकर कहता है, मैं साफ साफ कहूंगा, मैं तुम्हारी इस योजना के सख्त खिलाफ हूं। और कमरे में सन्नाटा एकदम। और यहीं पे मतलब असली बम फूटता है। सुबरू ऑटो की चिंता को एक मुस्कान के साथ टालते हुए कहता है, मैं उस सेज से मिलने जा रहा हूं, एक सफेद लोमड़ी गाइड के साथ। हाँ, ये पहली बार है जब प्लेडीज वॉच टावर की खतरनाक यात्रा का इतना साफ ऐलान किया गया है। और ऑटो और बेatrice का डर वो हमें बता रहा है कि ये कोई पिकनिक नहीं होने वाली। ये तो दुनिया के अंत तक का सफर है, जहां से शायद ही कोई लौट कर आता है। और अब हम इस चैप्टर के दिल पर आते हैं। वो सीन जो शायद सबसे ज्यादा याद रखा जाएगा। जूलियस का सीन। हाँ, सुबीरू जूलियस से मिलने जाता है। कमरा ग्लटनी के सोए हुए पीड़ितों से भरा है। ये वो लोग हैं जिनकी यादें और नाम छीन लिए गए हैं। और उसी कमरे में जूलियस अपने भाई जोशुआ के बिस्तर के पास बैठा है। एक ऐसा भाई जिसे वो खुद भी याद नहीं कर सकता। सोचकर भी अजीब लगता है। जूलियस यहाँ पूरी तरह से टूट चुका है। वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले पॉइंट पर है। वो सुबरू से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसकी पूरी आत्मा का दर्द बयान कर देता है। क्या पूछता है वो? वो पूछता है, ज्यादा दर्दनाक क्या है, किसी को भूल जाना या किसी के द्वारा भुला दिया जाना? वो इस सवाल के चक्रव्यूह में फंस गया है। वो अपने ही भाई के लिए शोक नहीं मना पा रहा क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वो कौन था। ये सुनकर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। मुझे लगा सुबरू उसे कोई दिलासा देगा, पर वो तो उस पर चीख पड़ा। हाँ, वो गुस्से में चिल्लाता है, भूलना, भुलाया जाना, भाड़ में जाए दोनों। दुनिया के सबसे बदनसीब इंसान की तरह शक्ल बनाना बंद करो। ये बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। जूलियस पहले से टूटा हुआ था, ये तो उसे और तोड़ सकता था। बिल्कुल, लेकिन शायद यही एकमात्र तरीका था। ये एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट था। सुबरू जूलियस को किसी और से बेहतर जानता है। वो जानता है कि जूलियस को दया या सहानुभूति नहीं बल्कि एक चुनौती चाहिए। अच्छा? वो दया से और कमजोर हो जाता। इसलिए सुबेरो ने उसे दिलासा नहीं दिया, उसने उसे उसकी असलियत याद दिलाई। हाँ, वो कहता है, मेरी आंखों को तुम्हारी ताकत पता है, मेरा अपमान इसे जानता है, भले ही सब भूल गए हों। बिल्कुल, वो उसे उस लड़ाई की याद दिला रहा है जहां जूलियस ने उसे बुरी तरह पीटा था। वो उसे याद दिला रहा है कि दुनिया की नज़र में गुमनाम हो जाने के बाद भी एक इंसान है जो जानता है कि तुम कितने काबिल हो, और वो इंसान उसका सबसे बड़ा दुश्मन सुबरू है। और ये काम कर जाता है। सुबारू के कठोर शब्द जूलियस को उस निराशा के कुएं से बाहर खींच लेते हैं। वो जो अब तक मातम मना रहा था, अचानक हंसने लगता है। एक सूखी बिखरी हुई हंसी। हाँ, सुबारू उसे वो सहारा देता है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, भले ही वो सहारा गालियों और तानों से बना हो। इस टकराव के बाद जूलियस का मकसद ही बदल जाता है। वो कहता है कि अब वो दुनिया को कुछ साबित करने के लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ उस एक इंसान को हैरान करने के लिए लड़ेगा, यानी सुबारू को। और यहीं पर उन दोनों के बीच एक नए और शायद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है। एक ऐसा रिश्ता जो नफरत पर नहीं बल्कि एक अजीब से सम्मान पर बना है। बिल्कुल, ये एक शानदार पल है जो दिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरी दोस्ती दुश्मनी की राख से ही पैदा होती है। तो चलिए आज के इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एमिलिया ने एक रानी की तरह एक भारी बोझ उठाया, भले ही वो फैसला दर्द से भरा था। हमने ऑटो की रणनीतिक सोच को समझा, बेatrice की उस किताब के लिए खामोश चिंता को महसूस किया, और सबसे बढ़कर
हमने सुबरू और जूलियस के बीच याददाश्त और सदमे के जरिए बने एक नए और मजबूत रिश्ते को बनते देखा। सही कहा। ये चैप्टर प्रिस्टिला में हुए विनाश पर एक तरह का पूर्ण विराम लगाता है और कहानी के अगले बड़े सफर की नींव रखता है। प्लेडियस वॉच टावर की वो खतरनाक यात्रा। बिल्कुल। अब मकसद साफ है, ग्लटनी के पीड़ितों का इलाज ढूंढना, रेम, जोशुआ और अनगिनत दूसरों को वापस लाना। हर किरदार के पास अब आगे बढ़ने की एक ठोस वजह है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। जूलियस ने कहा है कि वो अब सिर्फ उस एक इंसान को हैरान करने के लिए लड़ेगा जो उसे याद रखता है, एक ऐसे नाइट के लिए जिसने दुनिया की नज़र में अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ खो दिया हो। सिर्फ एक व्यक्ति की याददाश्त के लिए लड़ना उसके किरदार को आगे चलकर कैसे बदलेगा, इस पर जरूर सोचिएगा।